हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। देखिए, अगर आपको कोई भी सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा सोल्यूशन की दो पॉसिबल कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन के। वन इज नोन एज सॉल्यूट, अदर वन इज नोन एज सॉल्वेंट। वन इज सॉल्यूट, अदर वन इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है। तो अगर आप किसी भी सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट देखना चाहते हैं तो किसी भी सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट उसके सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। यानी अगर हम यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो सॉल्वेंट कंपलसरली क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा सॉल्यूट हमारे पॉसिबल तीनों फिजिकल स्टेट हो सकती है। वी कैन टेक सॉलिड, ठीक है, वी कैन टेक गैस एंड वी कैन टेक liquid. So in this way we can see that we have three types of liquid solution: solid plus liquid, gas plus liquid and liquid plus liquid. ठीक है। तो वन बाय वन हम ईच एंड एवरी लिक्विड सोल्यूशन को स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन से। सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन। देखिए, जब आप एक सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो वहाँ पर सॉलिबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी थ्री टाइप्स के सोल्यूशन प्रिपेयर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। Solution one is known as unsaturated solution. One is known as unsaturated solution. तो unsaturated solutions क्या होते हैं? Such solution in which there is possibility to add more solute. If possibility to add more solute. Such solutions in which there is possibility to add more solute known as unsaturated solution. सिंपल डेफिनेशन, आपको कुछ खास नहीं जानना है। दूसरा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे? सच सॉल्यूशंस इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू ऐड मोर सॉल्यूट, नो पॉसिबिलिटी, no possibility to add more solute at given temperature, at given temperature, but we can add more solute, but we can add more solute on changing temperature. ठीक है। तो such solution in which there is no possibility to add more solute at given temperature but we can add more solute on changing temperature. अब वो change temperature increase करके भी हो सकता है और decrease करके। 99% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है। तो such solutions are known as saturated solution. And third solution is known as super saturated solution. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस क्या होते हैं? सच सोल्यूशन इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू ऐड, नो पॉसिबिलिटी टू ऐड more solute even on changing temperature,
such solution in which there is no possibility to add more solute even on changing temperature, यानी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करके भी हम सॉलिबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कॉल करते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, चलिए अब हम इनकी सॉलिबिलिटी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया था। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं यहाँ पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। तो अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सॉलिबिलिटी के ऊपर देखना चाहते हैं इन सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि जब भी आप एक सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहाँ पर क्या प्रिपेयर होता है, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, और इस सॉलिड प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम स्टेट क्रिएट हुई है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल वर्क करेगा। ठीक है, तो मोस्टली जब भी आप किसी भी सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, सॉलिड में सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन दो तरीके का हो सकता है, आइदर वो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन हो, मतलब हमें हीट उसमें देनी पड़ती है फॉर डिसॉल्विंग, या फिर वो एक एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम केस वन लेते हैं, इफ इट इज एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर ये एक एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा भाई, वहां पर अगर ये एक एंडोथर्मिक सॉल्यूशन होगा, इन सच केसेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे, रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है इसका मतलब क्या हुआ है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब होता है सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ठीक है भाई, ये हमने किसके बेसिस से बोला है, ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सेकंड है हमारा यहाँ पर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक हुआ, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग है कि सॉलिबिलिटी क्या हुई है, सॉलिड की डिक्रीज कर गई है, यानी हम और सॉल्यूट यानी और सॉलिड ऐड नहीं कर सकते हैं एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पर एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जब आपका सॉलिड प्लस लिक्विड का सोल्यूशन होता है तो एंडोथर्मिक सोल्यूशन के एग्जांपल देख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक सोल्यूशन के एग्जांपल्स हैं हमारे पास KCl, NaCl, NaNO3, ये सब हमारे पास क्या हो गए, ये सब वो सॉल्ट हैं जो एंडोथर्मिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, और एक्सोथर्मिक सोल्यूशंस के एग्जांपल अगर हमें लेने होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक्सोथर्मिक के भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, ये सब हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स हो जाते हैं। चलिए तो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स लिख लेते हैं। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल हुए लाइक मोनोहाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा Na2CO3.H2O, ठीक है, Na2CO3.H2O ये मोनोहाइड्रिक सोडा, लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस के। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था इन केस ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन पे। अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसी सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो देखिए ये वाला केस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपने सॉलिड के ऊपर फर्दर प्रेशर अप्लाई करा है, सॉलिड ऑलरेडी क्या होता है, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है, तो अगर वो ऑलरेडी हाईली कंप्रेस्ड है तो उसके ऊपर वो फर्दर प्रेशर अप्लाई करने का कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा, और कोई नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। तो अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इन सच केसेस नो इफेक्ट ऑफ pressure. In such kind of solution, there is no effect of pressure. Reason? Because solids are already highly compressed state of matter. तो वो अगर वो ऑलरेडी हाईली कंप्रेस्ड है तो हम फर्दर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो भी उसके ऊपर कोई खास इफेक्ट यानी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, एक बार ये सारा आप पूरा अच्छे से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम बनेगा, इक्विलिब्रियम बनेगा तो ली-चाटलियर प्रिंसिपल वर्क करेगा, और वहाँ पर दो तरह के पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, आइदर एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक सोल्यूशन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, बट एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है एज पर ली-चाटलियर प्रिंसिपल। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन? बिकॉज दे आर ऑलरेडी हाईली कंप्रेस्ड स्टेट ऑफ मैटर। सिंपल, आपको इसके अलावा वहां पे और कोई रीजन नहीं देना है। ठीक है, क्लियर भाई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन, या हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एज इन लिक्विड। तो नेक्स्ट हमारा है गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन, गैस प्लस लिक्विड। चलिए इसको हम शुरू में पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें, फिर हम इसके कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे से और भी नोट करा देंगे। तो पहले देखिए गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन है, हम इसमें टेम्परेचर का और प्रेशर का दोनों तरह का इफेक्ट देखना चाहते हैं। पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट मैं जो यहाँ पर देखने जा रहा हूँ वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपने एक कंटेनर लिया, ओपन कंटेनर है, इसमें आपने एक लिक्विड फिल किया हुआ है, और इस लिक्विड में ऊपर क्या है, वहाँ पर गैस पार्टिकल है। ठीक है, कंटेनर ओपन है। अब आपने यहाँ से क्या किया, टेम्परेचर रेज किया। तो टेम्परेचर रेज करने पे हमें बताना है कि सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए अगेन हम लोग फिर से वहाँ पर इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो जब आप एक गैसियस टाइप के सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, तो वहाँ पर क्या होता है, अगेन क्या क्रिएट होगा, एक इक्विलिब्रियम बनेगा सॉल्यूशन में और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम बनेगा, बट यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये प्रोसीजर कैसा होगा, पहले आपको ये समझना होगा कि जब गैस को एक लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वो उस समय जो इक्विलिब्रियम बनता है वो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक है या फिर वो एक एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्विलिब्रियम बनता है, इस प्रोसेस में हमको हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, जिस हीट को हम क्या बोलते हैं, दिस हीट इज नोन है, इसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस इज व्हाट, हीट ऑफ सोल्यूशन। तो इस प्रोसेस में कुछ हीट रिलीज होती है, और इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा, यानी सोल्यूशन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक सोल्यूशन है तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के विल डिक्रीज, के डिक्रीज करेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन केस ऑफ गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन। ये इसका वन ऑफ वन एक्सप्लेनेशन है। इसका एक और एक्सप्लेनेशन आप बना सकते हो गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से। आपको अगर याद हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के।
काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो जैसे ही आप टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज करोगे तो गैसियस पार्टिकल की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो गैस पार्टिकल की टेंडेंसी होगी ये उस डायरेक्शन में अपने आप को शिफ्ट करेंगे जहाँ पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ। अब ये अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर इंटर एटॉमिक स्पेस सफिशिएंट होगा। तो लिक्विड और एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एयर का इंटर एटॉमिक स्पेस ज़्यादा है, इसीलिए गैस पार्टिकल की टेंडेंसी होगी कि वो लिक्विड में ना जाके किधर जाने की टेंडेंसी रखे, टूवर्ड्स एयर। और अगर लिक्विड गैसियस पार्टिकल एयर्स की तरफ मूव कर रहा है, लिक्विड में नहीं जा रहा है, इसका मतलब गैसियस पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये भी एक एक्सप्लेनेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये हमने क्या डिस्कस किया है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन। समझ लीजिए अच्छे से, इसको स्नैपशॉट भी ले लीजिए इसका। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट थिंग इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिए, प्रेशर का जो इफेक्ट था, इस इफेक्ट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, इस इफेक्ट को सबसे पहले हेनरी ने ऑब्जर्व किया था। तो हेनरी ने बहुत ध्यान से देखा कि अगर हम किसी भी गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसियस पार्टिकल स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, यहाँ से इन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हमें। इन्होंने बोला कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas is directly proportional to the solubility of gas is directly proportional to the solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure ऑफ दी गैस। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर हम किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी को देखना चाहते हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे। और किस तरह से डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। प्रेशर बढ़ाएंगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर कम करेंगे तो सॉलिबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिर अब इसको मैथमेटिकल वे शो करने के लिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि अगर हम यहाँ पे सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर देंगे तो यही डेफिनेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी, और वहां पर हम बस क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। और उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। दिस KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। यहाँ पर हम KH को क्या नेम देंगे, दिस KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है भाई, देखिए ये हमने हेनरी कांस्टेंट डिराइव किया है वहाँ पर, और हेनरी कांस्टेंट हमारा क्या आया था, KH। तो इस हम हेनरी कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो हेनरी कांस्टेंट की अगर आप प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस यूनिट, इट्स यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ प्रेशर, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ KH। ये सब पॉइंट्स नोट करते जाइए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं पर भी मिल सकते हैं, रीजन एजर्शन इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। KH वैल्यू ऑफ अ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट and it increases with increase in temperature. It increases with increase in temperature. And next is higher the value of KH, lower the solubility of gas.
ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी इट्स सॉलिबिलिटी। के एच का वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा गैस की सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। यानी जब के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो जो सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये जो के एच है किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, अब आप यहाँ पे पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का या सॉलिबिलिटी का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो उस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा होता है। ठीक है, अब हम इस हेनरी कांस्टेंट की, हेनरी लॉ की लिमिटेशन देखते हैं। हेनरी लॉ इट इज वैलिड ओनली इन सच कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, the temperature is not too low, and the gas should not go any chemical reaction with solvent। यानी गैस और जो जिस लिक्विड में उसको डिजोल्व किया गया, जिस लिक्विड में उसका सोल्यूशन बनाया गया है, उसमें वो उसके साथ वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन, गैस का डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक सेकंड पॉइंट है, इनको भी अच्छे से, ये लिमिटेशंस हैं, इन सब पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको आप अच्छे से नोट करिए और याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, हम लोग कुछ सर्टेन एप्लीकेशन है, आप बहुत सारे इनको एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन होता है कि टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ऐसा क्यों किया गया है, अगर आप उसको CO2 को उसमें डिजोल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी गैस को स्टोर करना चाहते हैं तो मोस्टली हम उसको क्या करते हैं, हाईली कंप्रेस स्टेट में ही स्टोर कर सकते हैं, और उसके लिए हम उसको किसी लिक्विड में डिजोल्व करके रखते हैं। फिर दूसरा होता है कि स्कूबा ड्राइवर्स जो होते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स कौन से होते हैं, जो सीज वगैरह में बहुत डीप ड्राइविंग करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वहाँ पर इस हेनरी लॉ के प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, और वहाँ पे वो कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, वो अपने साथ में लिटिल अमाउंट पे वहाँ पर हीलियम वगैरह भी उसमें डिजोल्व करके ले जाते हैं। अगर वो ऐसा करके नहीं ले जाएंगे तो जब सडनली पर्सन ऊपर आता है तो उसके ब्लड में क्या होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। उस स्टेट को हम लोग, उस मेडिकल कंडीशंस को क्या बोलते हैं, दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज बैंड। बॉडी वहाँ पर क्या होता है, बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। ये बैंड कैसे क्रिएट होते हैं, पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, चाहो तो एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ। स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर at high pressure underwater. Increased pressure increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually start decreasing. The release the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in blood. This blocks capillary of what, जो हमारे blood को लेके move करते हैं, and creates a medical condition known as bend, which are painful and dangerous to life. To avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, that the oxygen tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium, 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% ऑक्सीजन के साथ उस सिलेंडर में फिल किया जाता है। ठीक है भाई, और भी एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज होता है, जब हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। तो अगर इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा तो क्या करेगा, इट लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ और क्लाइंबर्स। तो लो ब्लड ऑक्सीजन causes climbers to become weak and unable to think clearly, and this symptoms of and clear unable to think clearly and symptoms of this condition is known as anoxia। मतलब पर्सन की सोचने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, और पर्सन इंटरनली बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस थे हेनरी लॉ के। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है इनके क्वेश्चंस करना।
हेनरी लॉ के हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हेनरी लॉ के क्वेश्चन करने शुरू करने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, उन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको हमेशा क्वेश्चन करते समय रिमेंबर रखने हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं, इन पॉइंट्स को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये पॉइंट्स क्या होंगे, ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि गैस जो होता है, गैस इज वेरी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड। मोस्टली ये लिक्विड आपके लिए वाटर होता है। तो गैस आसानी से डिजोल्व नहीं होती अनटिल अनलेस कि वहां पे हाई प्रेशर अप्लाई ना किया गया और साथ साथ टेम्परेचर को डाउन किया गया। प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा और टेम्परेचर डाउन किया जाता है। इन सच कंडीशंस क्या होता है, गैस इजीली डिजोल्व हो जाती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दीजिए और प्रेशर कम कर दीजिए तो गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो नॉर्मली आप देखते हैं कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एक कांस्टेंट प्रेशर होता है और टेम्परेचर बहुत कम नहीं रहता एयर का। नॉर्मली जैसे हम लोग अभी देखें समर्स वगैरह में या नॉर्मल अदर देन विंटर सीजन, वहाँ पे टेम्परेचर 30-40 के आसपास रहता है, 27 के आसपास। तो उसकी वजह से उस वक्त टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता था। कम नहीं होने की वजह से गैस वहाँ पे क्या होगी, लिक्विड्स में बहुत कम डिजोल्व होती है। तो मोस्टली जब हम हेनरी लॉ के क्वेश्चन करते हैं तो एक एजम्पशन आपको हमेशा लेना पड़ता है, मोल ऑफ गैस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दी मोल ऑफ सॉल्वेंट। आपको ये एजम्पशन हमेशा लेके चलना पड़ेगा और ये हमेशा होता है इन नॉर्मल कंडीशन पे। तो अगर हम गैस के मोल को स्मॉल एन बोले और सॉल्वेंट को कैपिटल एन, तो यहाँ पर स्मॉल एन इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दी कैपिटल एन। तो जब हम लोग वहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर होता है दैट इज स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन के रिस्पेक्ट में हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एन। तो अब हम जब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन फॉर गैस, तो हम क्या यूज करेंगे, स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन के प्लेस पर हम लोग यूज करेंगे स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। तो ये एजम्पशन आपको दिमाग में रखना होगा। और बाकी मैंने ऊपर बताया कि हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक गैस एक लिक्विड में डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट रखती है, डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट हेनरी कांस्टेंट रखेगी। टेम्परेचर चेंज होगा, हेनरी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये सब हमने हेनरी कांस्टेंट के रिगार्डिंग बता दिया। अब इसके बाद आपको उनके क्वेश्चंस वगैरह करने चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चंस को नोट करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग होती है, आपको कुछ भी एडिशनल इफर्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। मैं इनको यहाँ पर आपके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं फॉर दिस हेनरी कांस्टेंट एंड हेनरीज लॉ। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको इसमें रिक्वायरमेंट है इसके सॉल्यूशंस की या आंसर्स की, तो आप हमें बता सकते हैं। वैसे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप एनसीईआरटी से भी इनको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आज का लेक्चर हमारा ये कंप्लीट होता है। ठीक है।